seminar. So, thank you very much for inviting me in this national webinar, Redefining National Security in the Time of Pandemic, organized by the Department of Political Science, SKR College, Barbika, Munger, University, Munger. So, national security is a very crucial concept, as we know, and in this time of pandemic, this concept has become even more important, very crucial. I will start my talk with very famous and wise quote, which is said in relation with security. It is, I quote, security is indivisible. It is either equal security for all or none at all. हम इसको हिंदी में इस तरीके से कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, किसी संकल्पना है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, इसको अखंड रूप में समझना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी या तो सभी की होती है या फिर किसी की नहीं होती। तो इस तरीके से सिक्योरिटी की जो कॉन्सेप्ट है, नेशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है। जैसा हम जानते भी हैं कि राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो जानते हैं कि एक खास समय में, एक समय विशेष में नेशन का ओरिजिन हुआ यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, जबकि 17th सेंचुरी में 30 इयर्स ऑफ वॉर इन यूरोप के खात्मे के बाद वहां पर द पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुई 1648 में। तो नेशन का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, स्टेट का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, इट originated there in that time, and since then nation and state, a country in the political sense, has acquired the very core place in the international relations, in the political sciences. and national security का concept भी उसी स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है कहीं कहीं। और खास तौर से जब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, तो हम एक बार फिर से पुराने हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, उनकी तरफ देख सकते हैं। नेशन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि नेशन एक टेरिटोरियल रीजन होता है, उसके अंदर एक सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, उसके अंदर सॉवरेनिटी है, और इन सारी चीजों से मिलके जो बनता है, उसके संदर्भ में जब हॉब्स बात करता है कि सिक्योरिटी क्या है, तो उसको हमको समझना चाहिए कि सिक्योरिटी कितना इसेंशियल है। ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के सेंस में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी इन इटसेल्फ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, ये कितना महत्वपूर्ण है। हॉब्स कहता है कि विदाउट सिक्योरिटी देयर इज नो प्लेस फॉर इंडस्ट्री, there is no place for industry, there is no place for art, there is no place for letters, no society, and which is worst of all, continual fear and danger of violent death and life of man solitary, poor, nasty, brutish and sort. तो हम लोग समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण है मानव सभ्यता के लिए, क्योंकि इसके बिना ना तो कोई उद्यम हो सकता है, ना इसके बिना किसी तरह के साहित्य की रचना हो सकती है, ना इसके बिना किसी तरह के आर्ट्स की हम संकल्पना कर सकते हैं। यहाँ तक कि हॉब्स कहता है कि विदाउट सिक्योरिटी हम सोसाइटी के होने की बात भी नहीं कर सकते। तो ये सोसाइटी का ये जो सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो कितना महत्वपूर्ण है ये हम देख ही रहे हैं। और जब इसको हम नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी इसको जोड़ देते हैं, तो ये अपने आप में एक दूसरा डायमेंशन एक्वायर कर लेता है, एक अन्य महत्वपूर्ण इसका जो आयाम इसके साथ जुड़ जाता है। तो नॉर्मली जो है, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है और एक स्कॉलर जो है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट या सोशल साइंटिस्ट होता है, उसके कॉन्सेप्ट में नेशनल सिक्योरिटी का जो कंसर्न होता है थोड़ा डिफरेंट है। नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो प्राय यह मान लिया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी वास्तव में किसी राज्य को एक बाहरी आक्रमण से बचाने की स्थिति होती है। यानी कि हमको हमेशा इस बात की संभावना हो सकती है कि जो हमारा होमलैंड है, उसके ऊपर
बाहरी आक्रमण हो सकते हैं, बाहरी एक्सटर्नल थ्रेट्स हो सकते हैं, और जो राष्ट्र है उसकी जो सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो उससे प्रोटेक्शन की जो संकल्पना है उसी को प्राय हम नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, प्राय सामान्य लोग, लेमैन। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का जो संकल्पना है उसका विकास लगातार होता रहा है। और जैसा कि हमने देखा 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ नेशन का कॉन्सेप्ट, तो जैसे जैसे हमारा जो समाज था उसका जो विकास हुआ उत्तरोत्तर, उस उत्तरोत्तर विकास के क्रम में इतने सारी चीजें पैदा होती रही और राज्य के सामने आती रही कि उसकी वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी समय के साथ साथ नई नई भूमिका अख्तियार करता चला गया, उसमें नए नए डायमेंशन जुड़ते चले गए। और अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी की और आज की 21वीं शताब्दी की बात करें, तो जो सोसाइटी उस समय थी और जो सोसाइटी आज की है, हो सकता है उसके बेसिक जो फंडामेंटल्स जो हो वो सेम हो, लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि इतने प्रकार की जटिलताएं और इतने प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस सोसाइटी में क्रिएट हो चुके हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट की वजह से हो, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से हो, या साइंस या अन्य फील्ड्स में डिफरेंट टाइप्स की जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से हो सकता है। 21वीं शताब्दी में हम डिफरेंट प्रकार की चीजें देख रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम साइबर थ्रेट्स की बात करते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, हम बिग डाटा एनालिटिक्स की बात करते हैं। तो एक तरफ ये सारे चीजें हैं जिसकी वजह से राष्ट्र जो है भूमंडलीकरण के जो परिप्रेक्ष्य में जब हम इसको देखते हैं तो राष्ट्र के सामने नई नई चीजें, उसके सामने नई नई चुनौतियां जो है हमको दिखाई पड़ती हैं। और इस तरह से हम चाहे तो कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो क्लासिक सेंस में हमारे सामने था, उस सेंस में इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं। तो हमको सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी से मतलब सिर्फ इतना भर है कि एक तरफ एक राष्ट्र है जिसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जिसकी पॉलिटिकल सीमाएं हैं, और दूसरी तरफ उन सीमाओं को सुरक्षित करने का जो अधिकार है, उसको सुरक्षित करने की जो जिम्मेवारी है वो एक आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर है, एक मिलिट्री के ऊपर है। और इस तरह से उस मिलिट्री भर के माध्यम से सुरक्षा कर लेने भर से जो है किसी राष्ट्र की नेशनल सिक्योरिटी की पूर्ति हो जाएगी। वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटायरली मिलिट्री सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट से हाल के वर्षों में उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि नेशन के अंदर भी और नेशन के बाहर भी, खास तौर से जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो कई सारे ऐसे थ्रेट्स और कई सारी ऐसी चुनौतियां और कई सारे डायमेंशंस हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं जिनका जो स्वरूप है वो राष्ट्र की ट्रेडिशनल सीमाओं के भीतर नहीं है, राष्ट्र की परंपरागत सीमाओं के भीतर भी नहीं है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी राष्ट्र भर के अंदर संचालित नहीं होते हैं। और वर्तमान समय में क्योंकि राष्ट्रों का जो जीवन है इतना ज्यादा जटिल हो चुका है कि वहां पर किसी प्रकार के आर्थिक उपक्रम को सिर्फ अपने आधार पर कर लेना शायद संभव नहीं है। दूसरी तरफ ट्रेड सिक्योरिटी की भी हम बात कर सकते हैं, और कई सारे ऐसे ग्लोबल थ्रेट्स हैं जिनका नेचर किसी एक पर्टिकुलर नेशन तक कन्फाइन करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि एनवायरमेंटल थ्रेट्स की हम बात करें, ग्लोबल एनवायरमेंटल थ्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल थ्रेट्स जो होते हैं वो सभी राष्ट्रों के ऊपर समान प्रकार के संकट उत्पन्न करने की स्थिति पैदा करते हैं। चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का रीजन हो, चाहे वो ओजोन लेयर की स्थिति हो, चाहे दूसरी प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि वर्तमान में जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो कि कोविड-19 और कोरोना वायरस के पीरियड का पेंडेमिक का दौर है। और ये एक ऐसी चीज है कि जो इन्फेक्शियस है, जिसने ना सिर्फ एक पर्टिकुलर राष्ट्र की सीमा भर को प्रभावित किया, बल्कि
उसने संपूर्ण विश्व में जो ग्लोबल ह्यूमन सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसको ही कहीं खतरे में डाल दिया है। तो जरूरत आज के समय में ये है कि हम रीडिफाइन करें अपने आप को, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने एटीट्यूड्स को समय के साथ हम रीडिफाइन करें और देखने की कोशिश करें कि जब वैश्विक परिस्थितियां बदलती हैं, जब विश्व के स्तर पर परिस्थितियां बदलती हैं, तो किस तरह से वो राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं, राष्ट्रों की जो अंदरूनी चीजें हैं, एक्टिविटीज है, उसका जो सर्वाइवल है, उसका जो वेलबींग है, उसको अफेक्ट कर सकती है, और किस तरह से हम सारी चीजों से बाहर निकलकर अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कोविड-19 जैसे जो पेंडेमिक का दौर है, उसने भारत के नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। हम देख ही रहे हैं कि एक तरफ हम जानते ही हैं कि एक तरफ इंटरनल थ्रेट्स होते हैं, एक तरफ एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, ट्रेडिशनल भी होते हैं और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी होते हैं। तो कोविड-19 एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं, जिसके बारे में शायद विश्व का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्कॉलर, कोई भी साइंटिस्ट इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसी एक स्थिति अचानक आ जाएगी कि जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाएं और संपूर्ण मानव जाति के विनाश की जो स्थिति है वो सामने में उभर आए। यद्यपि इसके बारे में साइंटिस्ट हमेशा कल जो वायरसेस, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं, उनके साथ ही, क्योंकि मनुष्य का रहना और जिंदा रहना जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट्स कर सकते हैं कि मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। लेकिन इसके बावजूद हम ऐसा मान के चलते हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम विकास की एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं, मॉडर्निटी की एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं, जबकि मानव ने विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के माध्यम से, साइंस में और ज्ञान में विकास के माध्यम से इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं जहां पर कि हम संभावित खतरों को निपटने की स्थिति में भी होते हैं। तो कोविड-19 ने, जब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है, एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हम देख सकते हैं कि इस दौरान में, जहां ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, एक तरफ हम देख सकते हैं कि एक तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें कुछ राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इस क्या बोलते हैं, टर्माइल की सिचुएशंस का फायदा उठाने के लिए, टर्माइल का सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप किए हैं जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी पे, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सोचने को हम विवश हो जाते हैं। जबकि हमारा राष्ट्र और संपूर्ण विश्व, आज हम जानते हैं, आज की अगर हम खबर को देखें तो भारत कोविड-19 से अफेक्टेड राष्ट्रों की श्रेणी में दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। तो एक तरफ तो भारत और अमेरिका जैसे राष्ट्र, ब्राजील जैसे राष्ट्र जो है कोविड-19 से बुरी तरीके से आक्रांत हैं और इस महामारी के दुष्चक्र से निकलने का, उसको टैकल करने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम साइंटिफिकली, हेल्थ के स्तर पर और इकोनॉमिक स्तर पर, ट्रेड के स्तर पर और वेलबींग के स्तर पर इससे निपट पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ राष्ट्र जो हैं वो, जैसे कि हम चाइना का ही उदाहरण ले सकते हैं कि चाइना जो हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र भी है, और कोइंसिडेंस की बात यह है कि पैंडेमिक का जो ओरिजिन है वो भी उसी राष्ट्र से ही कहीं ना कहीं हुआ है। तो एक तरीके से अपनी नैतिक जिम्मेवारी को वो नहीं स्वीकार करते हुए एक भिन्न प्रकार की मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है भारत के प्रति। उसने आक्रामक होते हुए भारत के जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जिसको कि हम लद्दाख कह सकते हैं, लद्दाख के इलाके में उसने अपनी जो है सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी, और अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने के मार्फत उसने एक तरीके से, जहां भारत जो है इस संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है,
वहीं उसने जो है डिफेंस के लिए एक अन्य चुनौती पैदा कर दी है कि वो इस सिचुएशन से किसी तरीके से निपटे। तो हम देख सकते हैं कि इस पैंडेमिक के दौर में, इस कोविड-19 के दौर में कई विचित्र प्रकार की जो है स्थितियां पैदा। Recording has started. Recording has started.
तरह से प्रस्तुत करते हैं कि यदि हम इनको एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप नहीं कर पाते हैं, यदि हम अपने राष्ट्र को एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के रूप में नहीं डेवलप कर पाते हैं, तो इस बात की संभावना होती है कि राष्ट्र जो होगा उसमें असिमेट्री मिलेगी, असमानता दिखाई पड़ेगी, विषमता दिखाई पड़ेगी। तो एक तरफ हम देखेंगे, अगर हम कई मैक्रो लेवल पे भी देख सकते हैं, हम माइक्रो लेवल पे भी देख सकते हैं। मैक्रो लेवल पे हम देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे बहुत सारे राज्य हैं जो डेवलप्ड सिचुएशन में है, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है। तो राज्यों के बीच में भी कभी कभी फेडरल स्तर पर जब इकोनॉमिक फेडरलिज्म की, फिस्कल फेडरलिज्म की बात होती है तो एक असंतोष की स्थिति पैदा हो जाती है। ये मैक्रो प्रश्न हुए। अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, माइक्रो लेवल पर देखते हैं, तो माइक्रो लेवल पर भी हम देखते हैं कि भारत में कई प्रकार की चैलेंजेस हैं। जैसे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पॉपुलेशन है वो वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, और 2050 तक जो है इंडिया को इस यंगेस्ट पॉपुलेशन का एडवांटेज भी मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस यंगेस्ट पॉपुलेशन को हम किस तरीके से एक सोशल कैपिटल के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट जो तथ्य है वो यही है कि जो पॉपुलेशन है, जो यूथ पॉपुलेशन है, इंडिया का यूथ पॉपुलेशन का करीब 36%, इंडिया की यूथ पॉपुलेशन का करीब 36% जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो किसी राष्ट्र में जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड होती है और अगर
इसको हम मुकाबला करें दुनिया के कुछ अन्य देशों के साथ, जैसे कि चाइना के साथ मुकाबला करें, तो चाइना में इसका प्रतिशत मात्र 11% है, रशिया में इसका प्रतिशत 14 है, ब्राजील में 19 है, और महत्वपूर्ण देशों में सिर्फ एक साउथ अफ्रीका बड़ा देश है जो उभरती हुई बड़ी विकासशील व्यवस्था है, जो कि इंडिया से इस संदर्भ में आगे है। तो एक तरफ तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो भारत है वो वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड है, क्योंकि वहां पर यूथ की जो संख्या है सबसे ज्यादा है, लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। दूसरी चीज ये है कि हमको ये भी याद रखना है कि भारत जो है वो दुनिया में ना सिर्फ, बल्कि दुनिया के जो 1/3 इलिटरेट पीपल है वो भी इसी देश में मौजूद है। तो 1/3 इलिटरेट पीपल दुनिया के हमारे पास हैं, दुनिया के सबसे यंग लोग हमारे पास हैं, लेकिन दुनिया में सबसे जो है बेरोजगार जो लोग हैं वो भी हमारे पास हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया में जो पॉवर्टी, भारत में जो पॉवर्टी है, जो आर्थिक विषमता है, जिसको हम गरीबी कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा मौजूद है, क्योंकि भारत में ये माना जाता है कि आज भी करीब 30 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा के आसपास हैं, गरीबी से ग्रस्त है, और इसमें से करीब 6 से 7 करोड़ जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से प्रभावित है। तो ये जो सिचुएशंस है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य हमारे लिए जो है चैलेंजिंग सिचुएशंस भी हैं, जैसे कि भारत में जो पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, उन अधिकांश शिशुओं में से जो है अधिकांश जो होते हैं, करीब 1/3 से ज्यादा जो होते हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, वो आगे चलकर भारत के नागरिक होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि जब हमारे जो शिशु होंगे, जिनको कि आगे चलकर नागरिक बनना है, जिनको आगे चल के भारत का सोशल कैपिटल बनना है, भारत को हम नॉलेज इकोनॉमी को बनाने की बात करते हैं, भारत को हम एक आर्थिक सुपर पावर बनाने की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा हेल्थ सेक्टर कैसा है। वर्तमान में हमने देखा ही है कि जब पेंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हुई, तो हमारे जो सम्मुख है इस प्रकार की हेल्थ चैलेंजेस क्रिएट हो गए जिसके बारे में हमने कभी पहले सोचा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि हम पीपी का नाम नहीं जानते थे, क्योंकि न्यूज के दौरान मैंने ये सुना कि दिल्ली से एक पीपी किट को केरल सरकार के पास हवाई जहाज के माध्यम से सिर्फ इसीलिए भेजा गया ताकि वहां देखकर ये अंदाजा लगाया जा सके कि पीपीई किट किस प्रकार की होती है, और उसके आधार पर वहां पर उसका उत्पादन शुरू किया जा सके। दूसरा एक एग्जाम्पल ये देख सकते हैं हम हाल में रिसेंटली, कि जब इस प्रकार की सिचुएशन, जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई और लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो कुछ दिनों बाद ही हमने देखा कि जो लोगों की, जो हमारे जो नागरिक हैं, जिनको हम माइग्रेंट्स भी बोलते हैं, जो कि भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में अपने गृह राज्यों को छोड़कर रोजगार की तलाश में जाते हैं, जीवन यापन की तलाश में जाते हैं, वेलबींग के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, या अन्य किन्हीं कारणों से जाते हैं, उसमें हमने देखा कि माइग्रेंट्स के लिए एक बहुत ही विचित्र प्रकार की सिचुएशन हो गई। हमने सुना, कई सारे उदाहरण भी हमने सुने कि लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर अपने अपने गांव पहुंचे, अपने अपने गृह जनपद पहुंचे। तो इस प्रकार की सिचुएशंस क्यों पैदा हो जाती हैं? इस प्रकार की सिचुएशन पैदा होने के एक प्रमुख कारण ये है कि लोगों के बीच में शायद गरीबी बहुत ज्यादा है, हमारे देश में गरीबी काफी है, आर्थिक जो विषमता है, यानी कि भारत के बारे में अक्सर ये कहा भी जाता है कि भारत एक अमीर राष्ट्र है, लेकिन यहाँ के नागरिक गरीब हैं। तो पिछले जो 10 सालों में जो हमारी इकोनॉमी जो बढ़ी है, और जिसके बारे में वर्ल्ड संस्थाएं बोलती हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी संकल्पना है कि समय के साथ जब ट्रिकल डाउन थ्योरी अपना काम करती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब है कि टपकन सिद्धांत, यानी कि जब बहुत ज्यादा कोई राष्ट्र अपने आप में रिच हो जाता है, तो वहां के जो नागरिक होते हैं उनके पास हल्के हल्के धन अपने आप पहुंचने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 15 सालों में सिचुएशन ऐसी नहीं रही है, यानी कि जो भारत के सामान्य नागरिक रहे हैं, उन सामान्य नागरिकों की आर्थिक दशा में, उनकी स्वास्थ्य की दशा में, उनकी
सोशल सिक्योरिटी की दशा में ऐसा कुछ खास बदलाव हमको नहीं दिखाई देता। अगर ऐसा खास बदलाव होता तो भारत में जो माइग्रेंट्स के जो पिक्चर्स हम लोग देखे पिछले माह में, पिछले महीनों में जो देखे, पिछले दिनों में जो देखे, इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट नहीं हो सकती थी। तो सवाल ये है कि एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई इस दौरान में कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा भी की कि भारत एक आत्मनिर्भर तरीके से अपने आर्थिक विकास को करे। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रशंसनीय पहलू है कि हमको अपनी आर्थिक रूप से मजबूत होना है और आत्मनिर्भर होना है। लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो हम आर्थिक विकास करते हैं वो आर्थिक विकास किसका हो, आर्थिक विकास किसके लिए हो, क्योंकि अंततः किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो यही है कि उसके जो नागरिक हैं, नागरिकों को किस प्रकार की जीवन दशाएं प्राप्त होती हैं। क्या उन सभी नागरिकों को भौतिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि जीवन यापन है, भूख है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस प्रकार की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, क्या उनको प्राप्त होती हैं, उनको अपने विकास की दशाएं प्राप्त होती हैं। तो एक तरफ तो ये भौतिक आवश्यकताओं वाला पहलू है, और दूसरी तरफ ये भी है कि उनको अपने विकास की अन्य दशाएं भी प्राप्त हों। जैसे कि लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है, नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी का जो एक नॉन ट्रेडिशनल पहलू है वो ये भी मानता है कि नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये भी होता है कि हम अपना जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, वहां के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को किस प्रकार का बनाए रखते हैं। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि हम अपने जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं और टेरिटोरियल बाउंड्रीज उसको सुरक्षित रखें। उससे कहीं बहुत बड़ा जो इसका तात्पर्य होता है वो एक पुलिस स्टेट से आगे, एक मिलिट्री स्टेट से आगे ये होता है कि हम अपना जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, जो कल्चर है, जो यहाँ की डाइवर्सिटी है, जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं, जो उसकी स्पिरिट है, जो वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सुरक्षित रख पाए, हम उनका जो सर्वाइवल है उसको सुनिश्चित कर पाए। तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए आवश्यक है कि हमको भारत को जो है एक सोशल कोहेजन के ऊपर ध्यान देना होगा, भारत को सोशल हार्मनी के ऊपर ध्यान देना होगा, भारत को जो है सोशल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रिटी के ऊपर ध्यान देना होगा। हमको एक यंत्रवत राज्य की अवधारणा से आगे बढ़कर एक ऐसे राष्ट्र के बारे में सोचना होगा जहां लोगों के बीच में भावनात्मक बंधुतापूर्ण संबंध हो, जहां पर संसाधनों का जो और संपदा का जो वितरण है लोगों के बीच में अधिक से अधिक हो। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में हम जब देखते हैं कि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो, चाहे वो कश्मीर का रीजन हो, चाहे वो आपका सेंट्रल इंडिया के अंदर जिसको हम वामपंथी और माओवादी थ्रेट्स की बात करते हैं, तो यदि हम इसको सिर्फ एक मिलिटेरियल पर्सपेक्टिव से देखें, सिर्फ एक पुलिस और कोअर्सिव स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखें, सिर्फ पैरामिलिट्री के कंसेप्ट से देखें, तो शायद इन सारी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस तरीके से हम नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने हाल के पैंडेमिक से जुड़ा हुआ एक पहलू मैं शायद डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये भी है कि हाल के वर्षों में जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ और लोग एक दूसरे से इतने ज्यादा भयभीत हो गए कि किसको किससे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो हमने सुना कि भारत के कुछ हिस्सों में, जिसमें बैंगलोर भी है, पुणे भी है, दिल्ली में भी है, वहां पे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति शायद ये हमारी जो है क्या बोलते हैं जानकारी का अभाव सामान्य व्यक्तियों के बीच में होने के कारण से है कि उनको ये मान लिया गया कि एक खास तरह के नाक नक्श वाले जो लोग होते हैं वो चाइना के ही होते हैं, और चाइना के क्योंकि ये लोग हैं, इस तरह से इनके अंदर जो है कोविड-19 के विषाणु हो सकते हैं और उनके साथ विचित्र प्रकार का
एक डिस्क्रिमिनेटरी और एक वायलेंट बिहेवियर उनके साथ किया गया। तो सवाल ये है कि जब हम भारत के नागरिकों को ही उनके बारे में चाहे तो जानकारी का अभाव होने के कारण से, चाहे उनके प्रति एक खास तरह का स्टीरियोटाइप्स होने की वजह से, चाहे उसके प्रति एक खास तरह का बायसनेस होने के कारण से, यदि हम भारत के लोगों के प्रति ही, भारत के अपने नागरिकों के प्रति ही एक खास तरह का डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, तो ये भारत की पॉलिटिकल एंड सोशल इंटीग्रिटी के लिए, भारत के सोशल कोहेजन के लिए, हार्मनी के लिए और अंततः भारत हेलो वाइस चांसलर सर प्लीज। उसको कर लीजिए, आएगा। हेलो, लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो अभी हम डॉक्टर वीरेंद्र पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर और HOD डिपार्टमेंट ऑफ सर